गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, एक इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैल रही है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स में आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से अब और करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा जो तैयारी जिस लेवल से कर रहे थे, जिस स्पीड से कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अब 4-5 वैकेंसी हो गई हैं। आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया। तो इन सब में क्या है कि साइंस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और साइंस को हम अच्छे से कराने के लिए पर डे 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाते हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है आज का हमारा, और इस पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको पढ़िए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन हमसे ये कहता है, क्या कहता है कि दर्पण पॉलिश के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। जो आपने देखा होगा ना, दर्पण, उसके पीछे एक पॉलिश सा होता है जिसमें हम, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं जस्ट क्लास अपनी शूट कर रहा हूँ, तो मैंने अपना शीशे में मुंह देखा, तो उसके शीशे के पीछे जो होता है क्या है, पॉलिश लगा होता है, उसे हम बोलते हैं दर्पण पॉलिश, यानी कि उस पर किसका प्रयोग करते हैं। आपने एक चीज़ और सुनी होगी, जैसे कि मान लीजिए जब आप वोट डालने जाते हैं ना, वोट मतदान स्याही, तो आपकी फिंगर पे, जैसे मेरी पे भी लगी हुई है देखो, तो मतदान स्याही में भी हम किसका प्रयोग करते हैं। तो जिसका प्रयोग मतदान स्याही में करते हैं उसका प्रयोग दर्पण पॉलिश में भी करते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा क्या सिल्वर सल्फाइड है, क्या सिल्वर आयोडाइड है, क्या सिल्वर ब्रोमाइड है, या सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का हम प्रयोग जो करते हैं, हम करते हैं दर्पण पॉलिश में। किस में करते हैं साथियों? दर्पण पॉलिश में हम प्रयोग इसका करते हैं। और साथ ही साथ में हम करते हैं मतदान स्याही में, मतदान स्याही में। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका हूं, मतदान स्याही में, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका एक उपनाम है, इसे हम बोलते हैं लूनार कास्टिक। कभी कभी पूछ लेता है इसको हम किस में रखते हैं, इसको रखते हैं हम रंगीन बोतलों में। किस में भाई? रंगीन बोतलों में, क्योंकि रंगीन बोतलों में अगर हम ना रखें, इसको खुला छोड़ दें, तो ये अपग्रेडित हो जाता है। इसीलिए तो भाई जो लगाया जाता है निशान हमारी फिंगर पर, कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक अपग्रेडित हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसीलिए इस सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम लूनार कास्टिक बोलते हैं, इसको रंगीन बोतलों में रखते हैं, और इसका प्रयोग दर्पण पॉलिश एवं मतदान स्याही में हम करते हैं। बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का हम प्रयोग करते हैं, किस में करते हैं? फोटोग्राफी। ध्यान रखेंगे, फोटोग्राफी में। किस में भाई? फोटोग्राफी में। पूछ लेता है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा कराने में। तो कभी भी आपको कृत्रिम वर्षा करानी है तो आप सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI बोलते हैं इसको, AgI होता है इसका सूत्र, और इसका होता है AgBr होता है, और इसका होता है AgNO3 होता है, ठीक है। और इसका होता है Ag2S। इस पर क्या होती है? चांदी पर जंग आ जाती है, चांदी पर क्या आ जाती है साथियों? जंग आ जाती है। तो दर्पण पॉलिश में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। काफी लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। अब लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। देखो ऐसा है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाला त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। गाइस, आरपीएफ में न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, ना के बराबर, लेकिन ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, इनमें न्यूमेरिकल 100% आते हैं, 4-5। तो ध्यान रखेंगे, हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है एफ का मान, और एफ का मान हमें दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है? फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन, और हमें दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, कि द्रव्यमान कितना है उसका? 50 kg। और आपसे पूछा है कि त्वरण यानी कि ए का मान क्या होगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं गति क्या भाई? न्यूटन का दूसरा नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है भाई? F बराबर ma। यहां से निकाल दोगे तो F का मान कितना है? 100, M का मान कितना है? 50, और A का मान क्या है? निकालना है। तो 50 दूनी ये हो जाएगा 100, तो A बराबर आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और 2 मीटर प्रति में तो है, लेकिन उसमें भी माइनस में है। तो देखो, ना तो हमारे पास ये आंसर होगा, और ये तो दोनों होंगे ही नहीं, ये वाले, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास केवल एक बच जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सॉरी, मैंने गलत कर दिया है। क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, देखो समझो।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर इंटू सेकेंड और माइनस की पावर हो जाएंगी 2, मतलब नीचे था सेकंड स्क्वायर, उसको हम ऊपर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? इनमें से ऐसी कौन सी घटना है, परावर्तन है, अपवर्तन है, ध्रुवण है, विवर्तन। तो ऐसी कौन सी घटना है जो ध्वनि के द्वारा निर्भर नहीं की जा सकती है या ध्वनि के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? जैसे प्रकाश की कुछ घटनाएं होती हैं, परावर्तन होती है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं हमारी प्रकाश के द्वारा क्या है, प्रदर्शित की जाती है। तो ऐसी इनमें कौन सी घटनाएं हैं जो ध्वनि के माध्यम से प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये जो ध्रुवण है ना, देखो ध्रुवण, ये ध्रुवण जो है प्रकाश की घटना है। क्या भाई, ये प्रकाश की घटना है, प्रकाश की घटना है। किसकी घटना है भाई, ये प्रकाश की घटना है, ये ध्वनि की घटना नहीं है। तो परावर्तन ध्वनि के द्वारा हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इको सुननी होती है ना, इको, तो जब इको हम सुनते हैं तो कहीं हेलो बोलते हैं, जब जैसे ही हेलो बोलेंगे तो किसी परावर्तक तल से टकरा के वापस हमारी ध्वनि वापस आ जाती है। तो परावर्तन उसी को कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से टकरा के जब किसी चिकने तल पर टकरा के वापस उसी माध्यम में आ जाए तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। तो वैसे ध्वनि किसी चिकने तल से टकरा के क्या है, वापस आ जाती है, तो हमें अपनी इको सुनाई देने लगती है, प्रतिध्वनि। तो हम ये कह सकते हैं कि परावर्तन भी हम ध्वनि पर के मतलब ध्वनि तरंगों के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, अपवर्तन भी कर सकते हैं, और विवर्तन यानी कि बेंडिंग ऑफ स्पीड, तो हम ये भी हम सुन सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं अभी रूम में बोल रहा हूं तो बाहर अगर कोई खड़ा होगा तो मेरी आवाज़ सुन रहा होगा, तो वो मेरी जो साउंड है वो बेंड होकर नीचे किसी छिद्र से या गेट से कहीं से भी, मुक्कले से, जैसे भी है, बाहर जा रही होगी और बाहर के व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, अपवर्तन और परावर्तन, ये तीनों की तीनों घटनाएं हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से दिखा सकते हैं। लेकिन ध्रुवण क्या होता है, ये प्रकाश की घटना है, प्रकाश की हम के तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, पूछ लेगा ध्वनि के बारे में। तो ये जो ध्वनि तरंगे हैं, ये कैसी तरंगे हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। कैसी है साथियों, अनुदैर्घ्य, यह ध्यान रखेंगे, अनुदैर्घ्य। और प्लस कैसी हैं, यांत्रिक तरंगे, प्लस यांत्रिक तरंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक और पूछ लेता है, इसकी चाल पूछ लेता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान रखेंगे 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। पूछ लेता है 22 डिग्री सेल्सियस पर, न्यूमेरिकल देता है ना, तो वो टेम्परेचर शो कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना स्पीड होती है साउंड की, और 22 डिग्री टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड कितनी होती है। तो 22 डिग्री पर होती है 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ध्वनि जो है हमारी अनुदैर्घ्य तरंग है और यांत्रिक तरंग है, और इसकी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पीड होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, और 22 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फलों को जल्दी से पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे, इथिलीन को या इथाइलिन को, साइटोकाइनिन को, जिबरेलिन हार्मोन को, या ऑक्सिन हार्मोन? ये सारे के सारे पादप हार्मोन है। कैसे हार्मोन है भाई, सारे सारे पादप हार्मोन है। बताइए इसमें से आंसर। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फलों को जल्दी पका देता है। और ये पूछना ये चाह रहा है एक तरह से कि प्राकृतिक रूप से फलों को जल्दी कौन पका देता है, कौन सा हार्मोन है। आप लोगों का आंसर निकल के तैयार हो गया होगा, ध्यान रखेंगे। फलों को पकाना, फलों को पकाना, देखो फलों को आप 2 तरीके से पका सकते हो। एक तो होता है भाई प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक, और एक पका सकते हो आप कृत्रिम रूप से। कैसे भाई, कृत्रिम रूप से। तो जब आप प्राकृतिक रूप से फल पकाते हो तो ध्यान रखेंगे कौन पकाता है भाई, इथाइलिन, इथाइलिन, या आप कह देते हैं एथिलीन। क्या कह देंगे आप, एथिलीन, एथिलीन या इथाइलिन। तो एथिलीन क्या करता है, हमारा जो एथिलीन हार्मोन होता है ये पादप हार्मोन है, और ये पादपों में उपस्थित होता है। जैसे फल आता है और फल आने के बाद क्या है, उसको प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक रूप से पका देता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कृत्रिम रूप से फलों को कौन पकाता है, तो नंबर 1 में ध्यान रखेंगे एसिटिलीन,
एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है C2H2 और एथिलीन का सूत्र क्या होता है C2H4। कभी कभी इनके सूत्र भी पूछ लेता है, तो सूत्र नाम ना देके सूत्र दे रखे होते हैं। तो ये एसिटिलीन का C2H2 और ये एथिलीन का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्राकृतिक रूप से एथिलीन और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। कभी अभी आप क्या करते हो, बर्फ लगा देते हो, बर्फ। कभी कभी क्या करते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड या बर्फ से भी आप फल पका सकते हो। कभी कभी आप क्या करते हो, कार्वेट का प्रयोग करते हो। किसका भाई, कार्वेट, इसे बोलते हैं कार्वेट। और कार्वेट का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है CaC2। क्या होता है CaC2। ध्यान रखेंगे, एसिटिलीन बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बेट जिसे हम कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है CaC2। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फलों को जल्दी पकाने के लिए इसमें एसिटिलीन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए हम किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं एथिलीन का। ये साइटोकाइनिन जो है ना हमारा, ये एक प्रकार का क्या है भाई, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा है भाई, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये ध्यान रखेंगे, वृद्धि रोधक हार्मोन है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है, ये पौधों को लंबाई प्रदान करता है। क्या करता है भाई, ये पौधों को लंबाई प्रदान करता है। क्या करता है भाई, ये पौधों को लंबाई प्रदान करता है। GA1 G2 G3 G4 इस तरीके से 100 हार्मोन की श्रृंखला होती है, जिसमें इसका नाम होता है GA3, ये मुख्य हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन ये पादप विकास के लिए, किसके लिए होता है भाई, ये पादप विकास के लिए, पादप का क्या करता है, ये विकास करा है। इसकी खोज जो की थी चार्ल्स डार्विन ने करी थी। किसने करी थी भाई, चार्ल्स डार्विन ने करी थी। किसने करी थी, चार्ल्स डार्विन ने। और इन्होंने क्या है, पादप विकास सिद्धांत दिया था। क्या दिया था भाई, इन्होंने पादप विकास सिद्धांत दिया था। तो चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने क्या काम किया था भाई, पादप विकास सिद्धांत दिया था, और इन्होंने ही ऑक्सीन हार्मोन की खोज की थी। और ये ऑक्सीन हार्मोन में क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन की क्रिया होती है इसमें, यानी कि जैसे जैसे सूरज इधर होता है पौधों को उधर ये झुकाने का काम करता है, और ये जड़ तथा शीर्ष भाग में ये हार्मोन्स उपस्थित होते हैं पादप में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये पादप हार्मोन आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। स्टेनलेस स्टील, आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकल। तो देखेंगे स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, ये एक मिश्र धातु है भाई। क्या है, ये एक मिश्र धातु है, और ये जो होता है ना स्टेनलेस स्टील, ये होता है निकल से बना होता है, प्लस क्रोमियम से बना होता है, और प्लस बना होता है Fe, इनकी लोहे से। ठीक है, और एक होती है नॉर्मल स्टील, या लोहा कह सकते हो। एक होता है भाई लोहा, मान लीजिए तो लोहा। अब होता क्या है, इस पे क्या है, जंग लगती है। इस पे क्या होता है साथियों, जंग लगती है, और इस पर जंग नहीं लगती। बात समझ आ रही है, तो इस पर जंग नहीं लगती है और इस पर जंग लगती है। पूछ लेता है कि ये जो स्टेनलेस स्टील है वो किन से मिलकर बना होता है, निकिल, क्रोमियम और Fe। ये क्रोमियम हम इसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक तापमान को सहन करता है। अधिक तापमान सहन करने के कारण, अधिक तापमान सहन करने के लिए जब कोई चीज अधिक तापमान सहन कर रही है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो लोहे की अपेक्षा इसका जो गलनांक होता है, गलनांक कैसा होता है, गलनांक उच्च होता है भाई। गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है लोहे की अपेक्षा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो स्टेनलेस स्टील है उसमें क्या होता है भाई, निकिल होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है। ये लोहा जो होता है, ये लोहा या मान लीजिए इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है इसकी अपेक्षा। इसमें जंग लगती है, इसमें जंग नहीं लगती है। और इसमें क्या होता है, आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है, लेकिन टंगस्टन नहीं होता है। बात करते हैं टंगस्टन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये बल्ब के तंतु में। किसमें भाई, बल्ब का तंतु आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसका प्रतिरोध कैसा होता है भाई, उच्च होता है। इसका जो गलनांक होता है भाई कितना होता है, उच्च होता है। और गलनांक कितना होता है, 3850 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 3800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 3800
डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका क्या होता है, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और इसका गलनांक भी उच्च होता है। और इस टंगस्टन धातु का जो प्रयोग करते हैं हम बल्ब के फिलामेंट के रूप में करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो बल्ब के फिलामेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं, टंगस्टन में। आइए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक वस्तु अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाता है। बहुत बेहतरीन सवाल है, देख के आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना इजी है जिसका कोई जवाब नहीं। आप लोग इत्मीनान से एक मिनट लीजिए और इसका आंसर मुझे दीजिए। टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर देने का प्रयास जरूर करो। एक वस्तु उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। भाई फोकस दूरी क्या दे रखी है हमारे पास, फोकस दूरी दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? हम मान लेते हैं वस्तु की दूरी, भाई हम मान लेते हैं यू क्या होती है हमारी वस्तु की दूरी, हम इसको x मान लेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी, 4x आ जाएगी। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है हमारी तो हमने बता रखा है कि अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब इधर की साइड बनता है, तो फोकस दूरी भी इधर होती है, वस्तु की दूरी भी इधर होती है और प्रतिबिंब भी इधर बनता है। अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, किसकी, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, सॉरी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, फोकस दूरी कैसी रहेगी, माइनस की रहेगी, लेकिन u और b के मान हमें नहीं पता है तो इनको हम जू के तू लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, जू के तू। तो आप लोगों को पता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई, दर्पण का सूत्र आप लोग सब जानते हैं क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है, ठीक है। तो 1/f का मान कितना है, माइनस के 10, और 1/b का मान कितना है 4x, और प्लस के 1/u का मान कितना है x। हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4x। तो 4x से काटेंगे तो 4x से एक बार चला जाएगा और x से x 4, यानी कि आ जाएगा 5 यानी कि हम कहेंगे माइनस के 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5/4x हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा माइनस के 50 और x बराबर आ जाएगा 12.5 और ये आएगा माइनस के 12.5। 4 से आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस के 12.5, माइनस के 12.5। तो x का मान कितना आ गया, 12.5 आ गया। तो ये x जो माना था हमने, वस्तु की दूरी कितनी मानी थी x, और ये कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर, और ये कितनी आ जाएगी, 4 से गुणा कर देंगे तो हमसे प्रतिबिंब की दूरी निकाल देगा। क्योंकि इसने ये कहा है कि यदि किसी शीशे से x मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब 4 गुना दूरी पर बन रहा है, और 4 गुना दूरी पर यानी कि 4x के गुना बन रहा है। तो आपको बताना है कि वो वस्तु कितनी दूर रखी होगी, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ो, थोड़ा एफर्ट लगाया करो, क्योंकि ऐसा है ना, ये नोमेरिकल्स हैं और नोमेरिकल्स ऐसे नहीं आते हैं, जब तक हम थोड़ा समझ लेते हैं ना एक बार तो आ जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए एक वीडियो बना रखी है मैंने, इसी पर बना रखी है, नोमेरिकल्स में देखना चाहते हो कि किस दर्पण में कौन सी वैल्यू किस माइनस की होती है, प्लस की होती है, नोमेरिकल की अलग बना रखी है, फॉर्मूलों की अलग बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। जो मैंने फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट है ना मेरी, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं, उसमें सारी ये क्वेश्चंस मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है नहीं। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें एक थोड़ी सी गलती है, ये सुधार लेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे 2 लगा देंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो गति का जो प्रथम समीकरण है, क्या होता है भाई, गति का प्रथम समीकरण, यहां से हम त्वरण की परिभाषा निकाल सकते हैं। गति का प्रथम समीकरण, प्रथम
समीकरण क्या होता है भाई, ये होता है b बराबर u प्लस AT। यहाँ से निकाली जाती है त्वरण की परिभाषा। हकीकत में जब हमें क्या दे रखा होता है, बेग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा होता है, बेग में परिवर्तन दे रखा होता है, तो हम हमेशा जो त्वरण निकालते हैं वो यहाँ से निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, इस u को इधर ले आएंगे भाई, b माइनस हो जाएगा u बराबर हो जाएगा AT, और a बराबर आ जाएगा b माइनस u अपॉन में क्या हो जाएगा t। ये रियलिटी में फॉर्मूला होता है, और इसको आप स्टार लगा के लिख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये होता है अंतिम वेग, b हमारा क्या होता है अंतिम वेग, और u होता है हमारा प्रारंभिक वेग। कि मान लो कोई भी गाड़ी पहले मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी, और अब उसने क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल पकड़ ली है सिर्फ 2 सेकंड में। तो बताइए उसने कितना एक्सीलरेट किया, अपनी जो स्पीड को कितना एक्सीलरेट किया, वो त्वरण बताइए आप लोग। तो त्वरण का मान आप इसमें निकाल देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों को दे रखा है भाई b का मान कितना दे रखा है आप लोगों को, b का मान दे रखा है अंतिम वेग दे रखा है ये 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे b का मान है हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड, और u का मान है हमारे पास 5 मीटर प्रति सेकंड, और हमारे पास t का मान है 5 सेकंड। तो त्वरण का मान लगाएंगे b माइनस यू। तो b का मान कितना है 10, और u का मान कितना है हमारे पास 5, अपॉन कितना है 5, समय कितना है 5। तो ये आ जाएगा 5/5, और 5 से 5 काट देंगे तो कितनी आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था भाई, इसका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बता दिया। ये गति की पहली समीकरण से हमने निकाला है त्वरण का मात्रक। एक त्वरण हम ये भी रिलेशन होता है F बराबर m में, लेकिन ये हम तब लगाते हैं जब हमें बल और द्रव्यमान दे रखा होता है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। कैसा नियम है भाई, न्यूटन का दूसरा नियम है, और ये तब लगाते हैं जब हमें बल और द्रव्यमान दे रखा होता है। और जब 2 वेग और हमें समय दे रखा होता है तो त्वरण हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, गति का प्रथम समीकरण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा। पढ़िए इसका आंसर जल्दी से। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है, या उनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप लोगों को बताना है। तो मेरी बात आप लोग पूरी ध्यान से समझना और सुनना। मान लीजिए ये क्या है भाई, हमारे पास एक झूला ये है, इस तरीके से ये झूला है, और ये व्यक्ति यहाँ पे क्या है भाई, ये बैठा है, और एक दूसरा झूला ये है, और एक व्यक्ति क्या है अब पूरी तरीके से क्या हो गया, खड़ा हो गया। तो उसके पैर यहाँ आ जाएंगे, और उसका जो है मुंह यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तरह से आप ये मान लीजिए ये वाली जो तार की लंबाई है ना, ये वाली, ये मान लो L थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, ये वाली लंबाई घट जाएगी। भाई यहाँ पे लंबाई ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे लंबाई घट गई नहीं घट गई भाई। ये जो द्रव्यमान केंद्र था, जब ये इस व्यक्ति झूले पर यहाँ पर बैठा हुआ था, बैठ के झूला झूल रहा था, तो उसका द्रव्यमान केंद्र सबसे नीचे था जहाँ वो बैठा था। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसका द्रव्यमान केंद्र थोड़ा ऊपर आ गया, तो धागे की लंबाई होती है वो क्या है, घट जाती है। भाई धागे की लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आप लोगों को पता है कि जो हमारे आवर्तकाल, जो दोलन का आवर्तकाल होता है, उसका सूत्र क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि T बराबर 2 पाई रूट में क्या होता है साथियों, L अपॉन के G होता है। अगर हम 2 पाई को कांस्टेंट कर दें, और G गुरुत्वीय त्वरण, अगर पृथ्वी पर कोई हमारी प्लेनेट पर कोई पृथ्वी पर क्या है कोई झूल रहा है, तो हम गुरुत्वीय त्वरण को भी कांस्टेंट मान लेंगे, वो तो चेंज नहीं होगा, आप कितने भी झूले लगाओ। तो T क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा रूट में L के हो जाएगा। कह सकते हैं कि यदि हम लंबाई बढ़ाएंगे तो हमारा आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि यदि लंबाई धागे की ज़्यादा होगी तो उसका आवर्तकाल भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। परंतु एक बात आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि आवर्तकाल जो होता है ना, आवर्तकाल वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के, यानी कि आवृत्ति के क्या होता है, आवर्तकाल उल्टा होता है। तो आवर्तकाल, किसी भी दोलन का अगर आवर्तकाल ज़्यादा है तो उसकी आवृत्ति कम होगी, और आवृत्ति ज़्यादा है तो उसका आवर्तकाल
कम होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे भाई। आवर्तकाल क्या होता है कि एक सेकंड में लगाए गए एक सेकंड में लगाए, आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। और आवर्ती क्या होती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएं। तो आवर्ती जो होती है वो चक्करों की संख्या होती है एक सेकंड में, और आवर्तकाल होता है एक चक्कर में लगाया गया टोटल समय। तो आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब किसी तार की लंबाई ज्यादा है तो उसका आवर्तकाल भाई ज्यादा होगा, और जब आवर्तकाल ज्यादा होगा तो आवर्ती क्या होती है, उसकी उल्टी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब आवर्तकाल ज्यादा होगा तो आवर्ती कैसी होगी भाई, आवर्ती होगी हमारी कम होगी। भाई आवर्ती कैसी होगी, आवर्ती होगी हमारी कम होगी। ये बात आप लोग अच्छे से समझना। यदि क्या हो जाए भाई, जो धागा है या जो झूला है अगर उसकी लंबाई कैसी कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो उसका आवर्ती भी काल कैसा हो जाएगा, घट जाएगा ऑटोमेटिक। आप ट्राई करके देख लेना, जिस आप झूले पर झूल रहे हैं उसकी लंबाई घटा दो। अगर आपने लंबाई बढ़ा रखी तो झूला ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और जैसे ही आपने लंबाई कम कर दी तो वो इतना दोलन करेगा। तो जब इतना दोलन करेगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, और जब आवर्तकाल घट जाएगा तो उसकी आवर्ती क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। वो जल्दी जल्दी दोलन करेगा, जल्दी जल्दी दोलन करेगा। समय तो उतना ही है, कांस्टेंट रखा तो जल्दी जल्दी दोलन करेगा, तो आवर्ती क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमसे यही पूछा है कि जब कोई व्यक्ति झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसकी लंबाई घट जाती है, और जब लंबाई घट जाएगी तो आवर्तकाल कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, और जब आवर्तकाल घट जाएगा तो उसकी क्या होगी भाई, आवर्ती बढ़ जाएगी। तो आवर्ती क्या होगी भाई, उसकी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये ऐसा क्वेश्चन था जहां से बहुत बेहतरीन तरीके से और रेलवे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। मैंने बाकायदे डायग्राम बना के आप लोगों को समझा दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, 9 की तरफ। देखो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसा जरूर करोगे और हमें अच्छे से सपोर्ट करोगे। देखो समझो, डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटनेस या उपर्युक्त सभी के लिए? तो ये ध्यान रखेंगे, जो डिप्थीरिया है ना, डिप्थीरिया या कुकर खांसी या टेटनेस, इन तीनों के लिए हम डीपीटी का टीका लगाते हैं। इसका होता है डीपीटी। तो डीपीटी का मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है डिप्थीरिया, और पी से होता है पर्टूसिस, और इसका मतलब होता है टेटनस। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस तीनों की रोकथाम के लिए हम कौन सा टीका लगाते हैं भाई? हम लगाते हैं डीपीटी का टीका। किसका लगाते हैं भाई? हम डीपीटी का टीका तीनों की रोकथाम के लिए हम लोग लगाते हैं बेहतरीन तरीके से। आइए क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कहता है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है। मैंने नीचे से 25 किलोग्राम का सामान उठा लिया ऊपर को, कोई दिक्कत नहीं है, और इसे भूमि से 2.5 मीटर सिर पर रखता है। यानी कि भूमि से जो मीटर है, उसकी जो ऊंचाई है व्यक्ति की, मान लीजिए उठाया, और कुछ व्यक्ति की ऊंचाई भी होगी, कुछ ऊपर उठाया होगा, तो 2.5 मीटर की ऊंचाई पर वो सिर पर रखता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है भाई? 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता है भाई कि 25 किलोग्राम का क्या है भाई? सामान है। तो ये हो जाएगा हमारे पास m का मान कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 25 किलोग्राम। क्या हो जाएगा भाई? 25 किलोग्राम। ये 25 किलोग्राम हो गया हमारा। और ये भी कहा है कि वो कितनी ऊंचाई पर? 2.5 मीटर की ऊंचाई पर उठाकर अपने सिर पर रख लेता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा भाई? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझते रहना। जब हम कोई व्यक्ति, मतलब कोई भी पिंड है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई उसके द्वारा किए गए कार्य का, तो जब हम कोई जो भार उठाते हैं ना ऊपर को, तो किसी, हम मान लीजिए 1 किलो का भार है, हम उसको जितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या अधिक बल लगाना पड़ेगा। आप 25 किलोग्राम भार को इस तरीके से उठाइए तो लगाना पड़ेगा, मान लीजिए 10 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उसको और ऊपर लेकर जाओगे तो और ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि ऊंचाई के साथ साथ ऊंचाई, अगर आपका द्रव्यमान कांस्टेंट है और गुरुत्वीय त्वरण भी आपका कांस्टेंट है, तो जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे उतना ज्यादा आपको कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, परात लेकर सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो अगर वो 3 सीढ़ियों पर चढ़ेगा 10 किलोग्राम भार को लेकर, है ना,
10 किलोग्राम भार को लेकर 3 सीढ़ियों पर चढ़ेगा और गुरुत्वाकर्षण जी का मान कांस्टेंट हो, तो उसे जितना बल काम करना पड़ेगा उससे ज़्यादा तब काम करना पड़ेगा वो जब वो 10 सीढ़ियों पर चढ़ेगा, मतलब 10 पैड़ियों पे, यानी कि बिल्कुल छत पे पहुंच जाएगा परात लेके सीमेंट से भरी। तो एक व्यक्ति केवल आधे रास्ते तक जा रहा है सीढ़ी पे और एक व्यक्ति पूरे रास्ते तक जा रहा है, तो जो पूरे रास्ते तक जा रहा है उसे ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि वो अधिक ऊंचाई तक जा रहा है। तो हमारा जो भार होता है ना, भार, यही हमारा क्या होता है, कार्य होता है। तो W बराबर होता है, मैंने बताया आप लोगों को, mg होता है, mgh। ये जो mgh होता है इसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, स्थिति ऊर्जा। और यही हमारा क्या होता है, भार होता है। और किसी पिंड को किसी नीचे से ऊपर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो हमारे भार के बराबर होता है। क्या होता है भाई, ये भार के बराबर होता है। तो हम कार्य निकाल देंगे, m का मान कितना है भाई 25 और g का मान कितना है 10 और h का मान कितना है 2.5। ये हो जाएगा, देखो इसको हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 25 और 25 हम कितना हो जाएगा 625, क्या हो जाएगा साथियों, जूल हो जाएगा। 625 जूल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? 625 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 625 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों का ये आंसर बिल्कुल सही गया होगा क्योंकि बहुत इजी था। भले ही क्या होता है, जब डेस्कटॉप पे आपके क्वेश्चन आएगा, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप उसकी वैल्यूज़ पे जाया करो, पढ़ने के बाद वैल्यूज़ पे जाया करो और जो मान दिए रहे हैं उनको लिख दिया करो कि गिवन दैट ये दिया है हमें, और बाकी फॉर्मूला लगा दिया करो। ठीक है नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? एस्पेरागस यानी कि सता बरी, या बेलीसेनेरिया, या बोल्फिया, या रेफ्लेसिया, इनमें से बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्फिया और रेफ्लेसिया। देखिए मेरे बात आप ध्यान रखना, मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता हूं पादप वर्गीकरण। पुष्पभेदी, पुष्पभेदी का मतलब ये हो गया, जो पुष्पभेदी पादप होते हैं, एक होते हैं अपुष्पभेदी जिसमें ना तो फूल होते हैं और ना फल होता है। और पुष्पभेदी में क्या होता है, इसमें फूल भी होता है और इसमें बीज भी होता है और इसमें फल भी होता है। भाई फूल आएगा, बीज आएगा तो फल भी आएगा। बात समझ में आ रही है? और ये जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास अनाव्रत बीजी, अनाव्रत बीजी, और एक होता है हमारे पास आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना। आवृत बीजी, अनाव्रत बीजी में क्या होता है, इसमें बीज बाहर की तरफ होता है, इसमें बीज क्या होता है भाई, इसमें बीज बाहर की तरफ, बीज क्या होता है भाई, बाहर की तरफ होता है, बाहर। और इसमें बीज क्या होता है, इसमें बीज क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। कैसा होता है भाई, अंदर की तरफ होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो होता है, इसका जो एग्जाम आवृत बीजी है, यही हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है। तो पुष्पी पादप तो ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे जो आवृत बीजी होता है इसमें ये भी 2 होते हैं, एक होता है यूकेलिप्टिस और एक होता है बोल्फिया। एक होता है यूकेलिप्टिस, लिप्टिस, और एक होता है बोल्फिया। क्या होता है भाई, बोल्फिया। तो ये बोल्फिया जो है ये सबसे छोटा आवृत बीजी होता है, यानी कि इसके अंदर पाया जाता है। ये कह रहा है ना छोटा पुष्पी पादप, तो ये जो होता है सबसे छोटा, कैसा है, सबसे छोटा जो आवृत बीजी पादप होता है बोल्फिया को कहते हैं। और सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप जो होता है उसे यूकेलिप्टिस कहते हैं। लगभग ये 100 मीटर के आसपास में होता है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या है, एक वृक्ष आता है, एक वृक्ष आता है सिकोया। क्या आता है भाई, सिकोया। ये जो होता है लगभग 400 फुट के बराबर होता है। किसके भाई, 400 फुट ऊंचा होता है। एक होता है जर्मीना या गैमीना होता है, गैमीना बोलते हैं, गैमीनिया या गैमीना। तो सिकोया ये सबसे बड़ा पादप होता है आवृत बीजी, जिसके बीज और फल बाहर की तरफ पाए जाते हैं। और सबसे छोटा गैमिया होता है, जिसके अंदर बीज और फल क्या पाए जाते हैं भाई, बाहर की तरफ पाए जाते हैं। एक आपने इसका एग्जाम्पल सुना होगा, स्ट्रॉबेरी। क्या है भाई, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी ये अनाव्रत बीजी पादप का क्या है, एग्जाम्पल है। एक आपने नाम सुना होगा अनानास। क्या है भाई, अनानास। तो अनानास, स्ट्रॉबेरी देखा होगा, उसमें बाहर की तरफ क्या होते हैं,
फल फूल, फल भी बाहर तरफ आता है और उसके बीज भी बाहर की तरफ होते हैं और फूल भी क्या है, बाहर की तरफ होते हैं। तो अनानास, स्ट्रॉबेरी और सबसे बड़ा अगर अनावृत बीजी पादप पूछेगा आपसे तो सिकोया, और सबसे छोटा हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म, और इसे बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म, और इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और इसको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं भाई? एंजियोस्पर्म। तो इंग्लिश में इसको एंजियोस्पर्म और इसको जिम्नोस्पर्म। तो ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा यूकेलिप्टिस, सबसे छोटा बोल्फिया। तो हमसे सबसे छोटा पूछा है, ये हो जाएगा हमारा बोल्फिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 डैश यौगिक एक सुखाने वाला एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिप्सम, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, ये याद होना चाहिए। इसी के नाम पर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2O, CaSO4 × हाफ H2O। और कैल्शियम कार्बाइड का क्या बताया मैंने? अभी बताया था CaC2। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है? CaO, और इसे हम बोलते हैं बुझा चूना, बिना भुजा चूना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम बिना भुजा चूना। तो बिना भुजा चूना होता है, ये सफेद रंग का होता है और ये सुखाने के काम में होता है। कमरे में क्या है, ये सफेद परतदार जैसा दिखता है और यही हमें क्या काम करता है? सुखाने के काम का एक एजेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसी का हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र ध्यान रखेंगे, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो भुजा चूना का सूत्र आपको ध्यान रखेंगे, CaO होता है। अगर आपसे बिना भुजा, ये है बिना भुजा, और भुजा चूना का पूछेगा तो CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं बुझा चूना। क्या बोलते हैं इसको? बुझा चूना। तो बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना भुजा चूना बोलते हैं। जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट × 2H2O बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × हाफ H2O बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 12 का? सी बिल्कुल एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे ये कहता है कि 0.9 एम्पियर की एक करंट है और क्या है कि 2 मिनट तक किसी विद्युत बल्ब में के फिलामेंट में प्रवाहित होती है। तो इसे क्या है? सर्किट के माध्यम से हम बहने वाला एक आवेश है। साथियों, जो विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, जो हमारा विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब, ये विद्युत धारा के किस पे काम करता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव पर जो काम करते हैं ये बल्ब करता है। साथ में ध्यान रखेंगे हीटर, साथ में ध्यान रखेंगे प्रेस, है ना। तो बल्ब, हीटर, प्रेस, आयरन रोड, ये सारे के सारे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इन्हें हम जैसे जैसे करंट देते हैं और टी समय के लिए, तो तार में से एक ऊष्मा निकलती है। अगर उसका प्रतिरोध आर हो और टी समय तक हम करंट दें तो उसमें से हीट निकलती है, और वो हीट जो बराबर होती है, वो हीट बराबर होती है HI²RT के बराबर होती है। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है। आपसे पूछा है, क्या पूछा है भाई? यदि करंट हमारे पास कितनी दे रखी हो? 0.9 एम्पियर दे रखी हो और 2 मिनट तक कैसी हो भाई? 2 मिनट तक वो धारा प्रवाहित हो रखी है, तो उसको हम सेकंड में बना लेंगे, तो ये बन जाएगा 120 सेकंड बन जाएगा। तो आपसे पूछा है कि सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश का मान पूछा है आपसे, Q का मान पूछा है, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? I × T होता है। आवेश के नियमानुसार Q बराबर I × T होता है। तो I का मान कितना है भाई? 0.9 एम्पियर है, और T का मान कितना है? 120 है। तो 12
नीमा कितने होते हैं, 108 होते हैं, और ये बन जाएगा कूलाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, कूलाम बन जाएगा। तो 108 कूलाम, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बल्ब में फिलामेंट किस चीज का होता है, तंतु का होता है, उसका प्रतिरोध उच्च होता है और उसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। और बल्ब में कैसी गैसें भरी होती हैं, एक्रिय गैसें भरी होती हैं, आर्गन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, या फिर निर्वात। तो ये क्वेश्चंस है जो बल्ब से अक्सर पूछे जाते हैं। सिद्धांत पूछ लेता है कि विद्युत बल्ब किस पर काम करता है, विद्युत बल्ब क्या है, ये मैंने गलत लिख दिया जल्दीबाजी में, विद्युत बल्ब हो जाता है। तो विद्युत बल्ब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर क्या हो जाएगा, 108 कूलाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो इसलिए दिमाग इधर उधर हो जाता है, और कुछ नहीं है बस। तो 14वां क्वेश्चन है, यानी कि 14, कि कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या 2 होगी, या क्या 4 होगी, क्या 3 होगी, क्या 1 होगी। तो क्या है कि अणुओं की संख्या पूछे आपसे, अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या, या फिर मोलों की संख्या। तो इसका एक सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे, पदार्थ का क्या है भाई, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे में अणुभार, बटे में क्या लिखेंगे आप, अणुभार। जिस पदार्थ का आप क्या है उस संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो उस पदार्थ में ग्राम की मात्रा पता होनी चाहिए, और नीचे आप भाग कर दोगे अणुभार से। तो आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो भार है वो कितना है, 88 ग्राम है। अगर इसका हम अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है भाई, कार्बन का होता है 6 परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार होता है 12। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है, 16, और 2 अणु है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 32 और 12 हो जाएगा 44, 32 और 12 क्या हो जाएगा, 44। हम इसमें मान रख देंगे, जैसे ही इसमें हम मान रखेंगे तो पदार्थ की मात्रा कितनी है भाई, 88 ग्राम, और अणुभार कितना है, 44। इसे हम भाग करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसे ही हम बोलते हैं मोलों की संख्या। तो या तो मोलों की संख्या निकलवाए या अणुओं की संख्या निकलवाए, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक है, मतलब पौष्टिक अस्थि एवं दांतों के निर्माण की मजबूती के लिए आवश्यक है। क्या फास्फोरस, नहीं। कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन। तो ध्यान रखेंगे सबसे बेस्ट आंसर क्या है भाई, कैल्शियम। दांतों के लिए भी और हड्डियों के लिए भी, दांतों के लिए भी और हड्डियों के लिए भी हमारा क्या होता है भाई, कैल्शियम जिम्मेदार होता है। क्या होता है, कैल्शियम, हड्डियों के लिए भी और कैल्शियम के लिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हड्डी है ना, हड्डी हमारी, हड्डियों का अध्ययन आपको पता होना चाहिए। हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, और हड्डियों के रोग का अध्ययन, हड्डियों के रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है भाई, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। और ऑर्थोलॉजी क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी ये कहलाता है हड्डियों के रोग का अध्ययन। पूछ लेता है कि हड्डियों में कौन कौन से रोग आ गए हैं, तो हड्डियों के जो रोग का अध्ययन होता है वो हम ऑर्थोलॉजी से करते हैं। और पूछ लेता है कि हड्डियों का अध्ययन कि ये किस व्यक्ति की हड्डी है, मानव की है या किसी जानवर की है, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों के रोग का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। तो आपसे पूछ लेता है कि हड्डियों में जो रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से, ये पूछ लेता है आप लोगों से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। सबसे एक होता है ऑस्टोमलेशिया। क्या होता है भाई, ऑस्टोमलेशिया। तो ऑस्टोमलेशिया क्या होता है, ये ऑस्टोमलेशिया हड्डी की कमी से होने वाला रोग है, या कह सकते हैं कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से। एक होता है ऑस्टोपोरोसिस। क्या होता है भाई, ऑस्टोपोरोसिस भी ध्यान रखेंगे। एक ध्यान रखेंगे बाउलेक्स। क्या है भाई, बाउलेक्स। तो बाउलेक्स डिसीज ध्यान रखेंगे। एक होता है नॉकनी डिसीज। क्या है भाई, नॉकनी डिसीज। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो नॉकनी डिसीज हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया भाई, तो ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। क्या मुड़ जाती है भाई, रीढ़ की हड्डी
मुड़ जाती है। क्या हो जाती है भाई? मुड़ जाती है। और ऑस्टोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डियों में छेद हो जाते हैं। क्या होता है भाई? हड्डियों में छेद, हड्डियों में छेद या छिद्र हो जाते हैं। और बाउलेक्स में क्या होता है? बाउलेक्स में ये होता है कि जो आपकी जांघ की हड्डी होती है ना, फीमर, ये क्या होती है? मुड़ जाती है। जब हमारी पूरी बॉडी का वेट या पूरी बॉडी का शरीर हमारी इस फीमर पे आ जाता है, जो जांघ की हड्डी होती है, तो ये मुड़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं, इसमें क्या है भाई? जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी क्या होती है भाई? जांघ की हड्डी मुड़ जाती है। तो देखो ये सब हड्डियों की बीमारियां हैं। नॉकनी डिसीज क्या होता है? नॉकनी डिसीज में होता है घुटनों का मिलना, घुटनों का मिलना, घुटनों का मिलना, ये नॉकनी डिसीज कहलाता है। तो नॉकनी डिसीज घुटनों का मिलना, बाउलेक्स जांघ की हड्डी का मुड़ना, ऑस्टोपोरोसिस हड्डी में छेद, ऑस्टोमलेशिया हड्डी मुड़ जाना। एक होता है हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं भाई? सूखा रोग। तो सूखा रोग जिसे हम बोलते हैं रिकेटस। क्या बोलते हैं भाई? रिकेटस। तो इसमें क्या होता है? हड्डियां क्या हो जाती हैं भाई? हड्डियां क्या हो जाती हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं भाई? कमजोर हो जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम से इतने सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इनको आप एक नोटबुक में जरूर लिख लेना, अन्यथा बहुत नुकसान उठा सकते हो आगे चल के। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है? साधारण बातचीत की ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? 0 डेसिबल, 15 से 20 डेसिमल, या फिर 30 डेसिमल, या 30 से 40 डेसिमल? ये आप लोग बताइए। देखो ध्वनि की जो प्रबलता होती है ना, लाउडनेस, उसका मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल इसका मात्रक होता है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, वो क्या होता है भाई? डेसिबल। इस तरीके से लिखते हैं, और इसको हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, डेसिबल। बात समझ में आई? आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारी प्रबलता होती है ना, प्रबलता, ये ध्वनि की जो प्रबलता है, ये प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है आयाम पर। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो ध्वनि की जो तारत्व होता है ना, तारत्व, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जब प्रबलता ज्यादा होती है, जब आयाम अधिक होगा तो प्रबलता ज्यादा होगी, तो आपको क्या है? आवाज ऊंची सुनाई देगी दूर तक। जैसे मैं कहूं हेलो, तो मैंने आयाम खींच दिया, मैं बोलता हूं हेलो, तो आवृत्ति मेरी कम है। तो जब आवृत्ति कम है तो तारत्व कैसा होगा? कम होगा। तो आपको आवाज कैसी दिखाई देगी? तीखी आवाज सुनाई देगी। लेकिन जब आयाम अधिक है तो आपको आवाज क्या हो जाएगी? प्रबलता, लाउडली सुनाई देगी। हेलो, तो लाउडली क्या है? ज्यादा सुनाई देगी। तो आप लोग यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि आयाम प्रबलता पर निर्भर करता है और आवृत्ति तारत्व पर निर्भर करती है। लेकिन बात करते हैं कि साधारण बातचीत में जो कितनी प्रबलता की ध्वनि हम सुन सकते हैं, तो 0 डेसिमल की वह ध्वनि होती है जो न्यूनतम 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 सुनने योग्य, सुनने योग्य। तो ये न्यूनतम सुनने योग्य है। लेकिन अगर आप बात करते हैं 15 से 20 डेसिमल, ये फुसफुसाहट, ये फुसफुसाहट की आवाज होती है। और 30 डेसिमल क्या होती है? अच्छी नींद की होती है। कैसी होती है भाई? अच्छी नींद आप लोग निकाल रहे हो, अच्छी नींद जब कोई निकालता है तो वो 30 डेसिमल तक की साउंड निकालता है। और ये क्या होती है हमारी? ये साधारण बातचीत की होती है। साधारण बातचीत, ऑप्शन में चलते हैं, साधारण बातचीत। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑप्शन में अगर कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, साधारण बातचीत में कोई मिलता जुलता नहीं दे रखा है और 30 डेसिमल भी दे रखा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? मान्य हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या है? 30 से 40 डेसिमल क्या है? साधारण बातचीत जो हम लोग वार्तालाप करते हैं, वो 30 से 40 डेसिमल में हमको लोग की प्रबलता की ध्वनि का में बात करते हैं। लेकिन इस समय जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये कम से कम 40 से 50 डेसिमल की साउंड क्या है? इस समय निकल रही है। जो मेरी साउंड है, इसकी लाउडनेस कितनी है? 40 से 50 डेसिमल है, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज और खींच के बोल रहा हूँ। ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो सबसे पहले बताया था मैक्सवेल ने, या जॉन ड्रेटर ने, या जॉन रोंटजन ने, या हेनरी बैकुलर ने। ये बात आप लोग मुझे बताएंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सबसे पहले बताया था मैक्सवेल ने कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं भाई? ये क्या होती हैं? ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। क्या चलती है? ये निर्वात में भी चल सकती हैं, निर्वात में चल सकती हैं। और इनकी सबकी चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 ध्यान रखेंगे सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। 1 नंबर ध्यान में रखेंगे रेडियो तरंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर लिखना है तो मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ।
क्या है भाई? रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे। चौथे में लिखेंगे दृश्य तरंगे, दृश्य तरंगे। पांचवें में लिखेंगे पराबैंगनी, पराबैंगनी, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, पराबैंगनी। 6 में लिख देंगे एक्स किरणें, एक्स किरणें। और 7वें पे लिख देंगे गामा किरणें। क्या लिख देंगे भाई? गामा, गामा किरणें, गामा किरणें। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी किरणें और एक्स किरणें, गामा किरणें, ये 7 तरंगों का क्या है? एक स्पेक्ट्रम है एक तरह से, ये मान लीजिए। और ये सारी की सारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। और ये सारी की सारी जो तरंगे हैं, इनकी अलग अलग पार्टिकुलर की खोज अलग अलग है, लेकिन कंप्लीट अगर हम कहें कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने करी थी, वो मैक्सवेल साहब ने की थी, मैक्सवेल साहब ने। और निर्वात में ये क्या है? जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे यांत्रिक तरंगें होती हैं, प्रकाश, तो हमारी प्रकाश हो गया। तो ध्वनि क्या होती है हमारी? ये केवल क्या है? निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में एक समान चाल से चलती हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती हैं। लेकिन किसी दिए हुए माध्यम में क्या होता है? सबसे अधिक रेडियो तरंगों की चाल होती है और सबसे कम गामा किरणों की चाल होती है। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है रेडियो तरंगदैर्घ्यों की, रेडियो जो तरंगें होती हैं इनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और इनकी चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इनका अपवर्तनांक कम होता है, इनका प्रकीर्णन कम होता है, इनका विचलन कम होता है रेडियो तरंगों का। बात समझ आ रही है? अगर पूछ लेता है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने करी थी, तो ध्यान रखेंगे इसी करी थी हटर्ज ने। किसने करी थी भाई? हटर्ज ने। और इसकी किसने करी थी भाई? मार्कोनी। क्या है भाई? मार्कोनी। मार्कोनी नहीं आएगा तो ध्यान रखेंगे जगदीश चंद्र बोस आएगा। पूछ लेगा आपसे कि अवरक्त तरंगों की किसने करी थी भाई? अवरक्त तरंगों की खोज करी थी हर्सेल ने करी थी। अगर पूछ लेगा दृश्य की, ये न्यूटन साहब ने बताया था कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से। और पराबैंगनी की आप बताएंगे एक्स किरणों की करी थी रोंटजन ने। क्या है? रोंटजन ने, रोंटजन ने। और गामा किरणों की किसने करी थी? हेनरी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल ने करी थी। और ये जो करी थी ना पराबैंगनी की, ये करी थी जॉन रीटर ने। किसने करी थी भाई? जॉन रीटर, जॉन रीटर ने। तो एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि रेडियो तरंगों की हटर्ज ने और मार्कोनी की सूक्ष्म तरंगों की मार्कोनी या जगदीश चंद्र बोस, अवरक्त तरंगों की हर्सेल, दृश्य प्रकाश न्यूटन, पराबैंगनी किसने? जॉन रीटन ने। और एक्स किरणों की खोज किसने करी? जॉन रोंटजन ने। और गामा किरणों की खोज करी थी हेनरी बैकुरल ने। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते, 18, क्वेश्चन नंबर 18। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अब तक रुके हो तो जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है जिससे अस्थमा नामक रोग हो जाता है। यह किसके कारण फैलता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। तो कवक से हमें क्या फैलता है? एक तो गंजापन हो गया। एक ध्यान रखेंगे धावक फुट रोग, धावक फुट रोग में होता है जो पैर मोटे मोटे हो जाते हैं जो एथलीट होते हैं। एक होता है गंजापन हो गया, एक हो गया दाद हो गया, एक हो गया खाज हो गया, दाद खाज, या फिर कह देंगे हम खुजली। और एक ध्यान रखेंगे अस्थमा। क्या है भाई? अस्थमा। तो अस्थमा में क्या होता है? इस अस्थमा में क्या होता है? जो श्वास नली होती है इसमें कवक जम जाता है, और जब कवक जम जाता है तो सांस नली क्या है? ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो घटने लगती है, और इसी को हम कह देते हैं अस्थमा नामक बीमारी हम कह देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 2.4 के या 24 के या 0.024 के या 0.24 के? तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 कैलोरी बराबर होता है, हमें पता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ये बात आप लोग गांठ बांध लेना। कहीं 4.2 जूल ना लिख के ये लिख देता 4.16 जूल। तो इसे हम अगर दशमलव के 2 स्थानों तक लेंगे तो 4.2 जूल ही हो जाता है। तो कहीं 1 कैलोरी बराबर ये लिखा होता है और ये नहीं लिखा होता है तो ये लिखा होता है, इसलिए आप अपनी आंखें खुली रखना। तो आपको बताना है कि 1 जूल किसके बराबर है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? 4.2 जूल। 4.2 जूल बराबर है 1 कैलोरी के। हम ये लिख सकते हैं 1 कैलोरी के बराबर, 1
कैलोरी। तो हम क्या निकालेंगे, 1 जूल। तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल बराबर हो जाएगा 4.2 कैलोरी के, 1/4.2 कैलोरी के। और जब हम इसे भाग करेंगे तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 10/4.2 हो जाएगा। और जब इसे भाग करेंगे तो 0.10 लगाएंगे और ये चला जाएगा 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और फिर जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 0.24 और ये क्या आ जाएगा, कैलोरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैलोरी। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 जूल बराबर क्या हो गया, 1 जूल बराबर हो जाएगा 0.24 कैलोरी। ये बात आप लोग गांठ बांध लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, आपसे ये कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितने तापमान के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे -40 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री टेम्परेचर जो होता है ना, और माइनस का वो चाहे फ़ारेनहाइट में हो चाहे वो सेल्सियस में हो, आपस में बराबर होती है। एक ऐसी स्केल होती है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, एक ऐसा मान होता है जो फ़ारेनहाइट और स्केल क्या है सेल्सियस में बराबर होते हैं। तो इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, इसका आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सेल्सियस बटे 100 बराबर होता है F माइनस 32 बटे कितना होता है 180 होता है। और जैसे हम इसको हम काटेंगे तो इसको हम काटेंगे 20 से काट लेंगे, तो 20 पंजे 100 और 20 नमा ये हो जाएगा। तो सेल्सियस का मान कितना दे रखा है, -40 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 ऐसी रहने देंगे हम, बराबर कितना हो जाएगा, F माइनस के कितना हो जाएगा 32 बटे कितना हो जाएगा 9, और 5 से काटेंगे तो 8 बार चला जाएगा, और 8 नम कितना हो जाएगा -72, और बराबर ये हो जाएगा F माइनस के 32। और जब हम इसे निकालेंगे तो 32 को इधर लाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा -72 और +32, और जब हम घटाएंगे तो F का मान आएगा -40। तो इसका मतलब ये हो गया कि -40 एक ऐसा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमान जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो गाइस ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आप लोग हमें डेली बताया करें अपने कमेंट बॉक्स में लिख के कि भाई हमारे कितने क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं और कितने नहीं जा रहे हैं, या कोई मिस्टेक हो रही है हमसे तो वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।